दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने इतिहास एवं पॉलिटी एंड गवर्नेंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट दोस्तों जो हम देख रहे थे वह देख रहे थे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में दोस्तों हम लोगों ने भारत का भूगोल ऑलरेडी कवर कर लिया है। हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे थे दोस्तों विश्व का भूगोल, और विश्व का भूगोल के तहत देख रहे थे हम जलवायु एवं जलवायु प्रदेश, जिसके तहत दोस्तों हम लोगों ने 2013 तक के प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में दोस्तों 2013 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखिएगा। चलिए दोस्तों देखेंगे हम 2013 से पहले के प्रश्नों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, विश्व का भूगोल हम देख रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था जलवायु एवं जलवायु प्रदेश, और 2013 के प्रश्नों को हम देख रहे थे। इससे पहले के प्रश्नों को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए 2013 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। जलवायु एवं जलवायु प्रदेश टॉपिक से हमारा क्या प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2013 में जो पहला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ देखें, कह रहा है कि महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका या इसके क्या कारण है। ठीक है, देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका या इसके क्या कारण है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका या इसके क्या कारण है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि महाद्वीपों और महासागरों के बीच तंगुता में अंतर। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अंतःस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता। और चौथा पॉइंट कह रहा है तटों की अपेक्षा अंतःस्थों में होने वाली भारी वर्षा। ठीक है, फिर से एक बार और देखेंगे। कह रहा है कि महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका या इसके क्या कारण है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भूमि और जल के बीच क्या है हमारा तापीय अंतर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि महाद्वीपों और महासागरों के बीच तंगुता में अंतर। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अंतःस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता। और चौथा कह रहा है तटों की अपेक्षा अंतःस्थों में होने वाली भारी वर्षा। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया केवल एक, ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा, केवल फर्स्ट पॉइंट आंसर हमारा सही दिया गया है। यानी कि यदि पूछा जाए कि महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका या इसके क्या कारण है, तो इसका सही आंसर होगा भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। बाकी पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, केवल एक। इसकी व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या यहाँ पे क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न हमारे जो दिए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा व्याख्या की वार्षिक ताप परिसर में भिन्नता निम्नांकित कारकों पर क्या दोस्तों निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि वार्षिक ताप परिसर में भिन्नता निम्नांकित कारकों पर क्या दोस्तों निर्भर करती है। चलिए देखेंगे कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट है दोस्तों तट के समानांतर फैली क्या है, पर्वत श्रेणियां। क्या है, तट के समानांतर फैली पर्वत श्रेणियां। दूसरा पॉइंट है दोस्तों भूमि एवं जल के बीच तापीय अंतर। तीसरा पॉइंट है दोस्तों अक्षांशीय स्थिति या वृद्धि, सौर विकिरण की प्राप्ति एवं बहिर्गमन। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों समुद्र तट से दूरी। फिर है दोस्तों हमारी समुद्री धाराएं। ठीक है, फिर से देख लेंगे कि वार्षिक ताप परिसर में भिन्नता निम्नांकित कारकों पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट है दोस्तों तट के समानांतर फैली पर्वत श्रेणियां। दूसरा पॉइंट है दोस्तों भूमि एवं जल के बीच तापीय अंतर। तीसरा पॉइंट है दोस्तों अक्षांशीय स्थिति या वृद्धि, सौर विकिरण की प्राप्ति एवं बहिर्गमन। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों समुद्र तट से दूरी। फिर है दोस्तों हमारी समुद्री धाराएं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि स्थल हमारा क्या है दोस्तों तीव्रता से गर्म होता है। क्या है, स्थल हमारा तीव्रता से दोस्तों क्या होता है, गर्म होता है, तथा तीव्रता से क्या होता है दोस्तों ठंडा होता है। जबकि जल हमारा मंद गति से गर्म होता है तथा मंद गति से दीर्घ काल में क्या दोस्तों ठंडा होता है। इससे स्थलीय भागों का तापांतर अधिक तथा सागरों का न्यून ताप परिसर निर्धारित होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है कि स्थल हमारा तीव्रता से गर्म होता है तथा तीव्रता से ठंडा होता है, जबकि जल हमारा मंद गति से गर्म होता है तथा मंद गति से दीर्घ काल में क्या दोस्तों ठंडा होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इससे हमारे स्थलीय भागों का तापांतर अधिक तथा सागरों का न्यून ताप परिसर क्या दोस्तों निर्धारित होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, नोट में यहाँ वार्षिक तापांतर के बारे में दिया गया है, ध्यानपूर्वक हम देखेंगे क्या कह रहा है। वार्षिक तापांतर कह रहा है दोस्तों कि किसी स्थान के सबसे गर्म तथा
सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। क्या है, कह रहा है कि किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान क्रमशः जून तथा दिसंबर होने चाहिए, लेकिन सूर्य की किरणें क्रमशः कर्क व मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। चूंकि पृथ्वी गर्म और ठंडा होने में समय लेती है, अतः अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान क्रमशः जुलाई तथा जनवरी में होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। 2013 में जो हमारा आगे के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होती हैं या होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें। कह रहा है दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होती हैं या होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती हैं। फिर है तीसरा पॉइंट हमारा हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा डी, उपर्युक्त में से कोई तड़ित उत्पादित नहीं करता है। ठीक है, फिर से देखें, सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी। फिर से पढ़ेंगे कि तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया कि उपर्युक्त में से कोई तड़ित उत्पादित नहीं करता है। ठीक है, चलिए व्याख्या इसकी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखेंगे व्याख्या इसकी क्या दिया गया है। चलिए देखें, यहाँ कह रहा दोस्तों हमारा कि तड़ित मेघ गर्जन यानी कि थंडर की उत्पत्ति। क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें। तड़ित मेघ गर्जन थंडर की उत्पत्ति बिजली चमकने यानी लाइटनिंग के कारण होती है। लाइटनिंग के कारण दोस्तों बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वायु में आती है। क्या है, लाइटनिंग के कारण बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमारा क्या है दोस्तों वायु में आती है, जिस कारण वायु के कण कंपन करने लगते हैं। यही कंपन हमारे कानों द्वारा ध्वनि के रूप में सुने जाते हैं। बिजली चमकने से उच्च मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। कह रहा है कि जिस कारण तापमान हमारा क्या होता है दोस्तों, अचानक बढ़ जाता है। इस उच्च तापमान के प्रभाव से वायु तीव्रता से अचानक फैलती है, जिससे भयंकर आवाज उठती है। इसे ही मेघ गर्जन कहते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए तीनों कथनों में से कोई भी मेघ गर्जन की उत्पत्ति का कारण नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से देख लेंगे कि तड़ित मेघ गर्जन यानी कि थंडर की उत्पत्ति बिजली चमकने लाइटनिंग के कारण होती है। लाइटनिंग के कारण बड़ी मात्रा में दोस्तों इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वायु में आती है, जिस कारण वायु के कण कंपन करने लगते हैं। यही कंपन हमारे कानों द्वारा ध्वनि के रूप में सुने जाते हैं। ठीक है, बिजली चमकने से उच्च मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिस कारण तापमान अचानक बढ़ जाता है। इस उच्च तापमान के प्रभाव से वायु तीव्रता से अचानक फैलती है, जिससे भयंकर आवाज उठती है। इसे ही मेघ गर्जन कहते हैं दोस्तों। अतः प्रश्न में दिए गए तीनों कथनों में से कोई भी मेघ गर्जन यानी कि दोस्तों क्या मेघ गर्जन की उत्पत्ति का कारण नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था कि उपर्युक्त में से कोई भी क्या है तड़ित उत्पादित नहीं करता है। ठीक है, चलिए 2013 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। क्या है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों मध्य एशियाई स्टेप। ठीक है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा कि जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में किसका सबसे अच्छा वर्णन है। तो याद रखें दोस्तों मध्य एशियाई स्टेप इसका सबसे सही आंसर होगा। ठीक है, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है। तो याद रखें दोस्तों मध्य एशियाई स्टेप इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या इसकी हम देख लेते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। यहां देखें, चलिए देखिए दोस्तों व्याख्या इसकी क्या दिया गया है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, चलिए देखते हैं। देखें यहां, चलिए देखिए ध्यानपूर्वक यहां देखें क्या दिया गया है व्याख्या इसकी।
कह रहा है दोस्तों प्रश्न में दी गई विशेषताएं मध्य एशियाई स्टेपिक जलवायविक प्रदेश की हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें यहाँ पे। कह रहा है दोस्तों कि प्रदेश में दी गई विशेषताएं मध्य एशियाई स्टेपिक जलवायविक प्रदेश की हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें यहाँ कि कह रहा है कि इसका विस्तार शीतोष्ण घास प्रदेश में पाया जाता है। क्या है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि इसका विस्तार शीतोष्ण घास प्रदेश में पाया जाता है। स्टेपी जलवायु मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में क्या दोस्तों पाई जाती है। क्या है, स्टेपी जलवायु मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। ठीक है, यद्यपि यह प्रदेश पछुआ हवाओं की पेटी में अवस्थित है, परंतु अपनी आंतरिक एवं महाद्वीपीयता के प्रभाव के कारण पर्याप्त वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ औसत वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा शीतकाल में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। गर्मियों में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा सर्दी में तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो इसकी चरम जलवायु को क्या है दोस्तों प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, एक बार और देख लेंगे कि इसका विस्तार दोस्तों शीतोष्ण घास प्रदेश में पाया जाता है। स्टेपी जलवायु मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। यद्यपि यह प्रदेश पछुआ हवाओं की पेटी में अवस्थित है, परंतु अपनी आंतरिक एवं महाद्वीपीयता के प्रभाव के कारण पर्याप्त वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। यहाँ औसत वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा शीतकाल में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। गर्मियों में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा सर्दी में तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो इसकी चरम जलवायु को क्या दोस्तों प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। कह रहा दोस्तों हमारा कि वर्षा कम होने एवं जलवायु चरम होने के कारण इस प्रदेश में वनस्पतियों के स्थान पर मात्र घासें ही उत्पन्न होती हैं। यही कारण है कि यहाँ जलवासी पशुचारक निवास करते हैं। अतः हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था, विकल्प सी। ठीक है, वर्षा कम होने एवं जलवायु चरम होने के कारण इस प्रदेश में वनस्पतियों के स्थान पर मात्र घासें ही उत्पन्न होती हैं। यही कारण है कि यहाँ जलवासी पशुचारक निवास करते हैं। अतः सही विकल्प हमारा बिल्कुल बी होगा। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट हम देखेंगे क्या दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें यहाँ आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों हमारा आगे के पॉइंट जो कि अफ्रीकी सवाना में औसत वर्षा क्या है 50 से 150 सेंटीमीटर तथा गर्मियों में तापमान 28 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है तथा सर्दियों में 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो पाता। अतः यहाँ चरम जलवायु नहीं पाई जाती है। फिर देखिए, अफ्रीकी सवाना में औसत वर्षा 50 से 150 सेंटीमीटर तथा गर्मियों में तापमान 28 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है तथा सर्दियों में 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो पाता। अतः यहाँ चरम जलवायु नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला पॉइंट दोस्तों कह रहा है हमारा कि उत्तरी अमेरिकी प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के पश्चिम में रॉकी पर्वतमाला की पदस्थली से प्रारंभ होकर पूर्व में दोस्तों शीतोष्ण पर्णपाती वनों के मध्य विकसित हुआ है। यहाँ औसत वर्षा पूर्व 105 सेंटीमीटर से पश्चिम 40 सेंटीमीटर की तरफ घटती जाती है तथा यहाँ वाणिज्यिक कृषि की जाती है। फिर से देखें कि उत्तरी अमेरिकी प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के पश्चिम में रॉकी पर्वतमाला की पदस्थली से प्रारंभ होकर पूर्व में दोस्तों शीतोष्ण पर्णपाती वनों के मध्य विकसित हुआ है और यहाँ औसत वर्षा पूर्व में 105 सेंटीमीटर से पश्चिम में 40 सेंटीमीटर की तरफ घटती जाती है तथा यहाँ वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल हमारा एग्रीकल्चर यानी कि दोस्तों वाणिज्यिक कृषि की जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा कि साइबेरियाई टुंड्रा रूसी टैगा प्रदेश के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, इस प्रकार की न्यूनतम वनस्पति वाली ध्रुवीय या आर्कटिक जलवायु को टुंड्रा कहते हैं, जिसमें पारिस्थितिकीय उत्पादकता क्या होती है दोस्तों, न्यूनतम होती है। ठीक है, यहाँ औसत वार्षिक तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वह सर्दियाँ लंबी अवधि वाली होती हैं, गर्मियाँ भी सर्द होती हैं। जलवायु की प्रचंडता चरमता के कारण वनस्पति वृद्धि न्यून होती है। यहाँ मवेशी, भेड़, सुअर आदि का मांस एवं ऊन के लिए पशुपालन किया जाता है। अतः यहाँ चलवासी पशुचारण क्या है दोस्तों, नगण्य है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 2013 में जो हमारे पूछे गए चौथे नंबर प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। टॉपिक चल रहा था जलवायु एवं जलवायु प्रदेश और सब्जेक्ट था दोस्तों हमारा विश्व का भूगोल। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, यहाँ देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। ठीक है, ध्यानपूर्वक फिर देखें
देखें, कह रहा है कि अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, पृथ्वी का नत अक्ष पर क्या है दोस्तों, परिक्रमण। ठीक है, फिर से देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सही आंसर हम लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया। फिर देखें कि अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि के समय विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। तो ऑप्शन डी सही आंसर मार्क करेंगे, पृथ्वी का नत अक्ष पर क्या दोस्तों, परिक्रमण। फिर देखिए, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। तो ऑप्शन डी पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। व्याख्या देखेंगे, कह रहा है कि दिन एवं रात्रि के लिए पृथ्वी की घूर्णन गति एवं अलग अलग ऋतुओं में दिन और रात्रि के विस्तार में विभिन्नता के लिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा पृथ्वी की परिक्रमण गति उत्तरदायी कारक है। फिर देखिए, कह रहा है दिन एवं रात्रि के लिए पृथ्वी की घूर्णन गति एवं अलग अलग ऋतुओं में दिन और रात्रि के विस्तार में विभिन्नता के लिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या है दोस्तों, उत्तरदायी कारक है। ठीक है, पहला पॉइंट देखें क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है तथा अपने कक्षीय सतह से 90 डिग्री का कोण ना बनाकर 66 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, फिर से देखें, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है तथा अपने कक्षीय सतह से 90 डिग्री का कोण ना बनाकर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कह रहा है कि पृथ्वी के अक्ष के 23.5 डिग्री झुके होने तथा पृथ्वी के सूर्य के क्या है, पृथ्वी के अक्ष के 23.5 डिग्री झुके होने तथा पृथ्वी के सूर्य के, आगे देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखेगा। ठीक है, यहां देखें, कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि हमारा पृथ्वी के अक्ष के 23.5 डिग्री अंश झुके होने तथा पृथ्वी के सूर्य के चतुर्दिक परिक्रमण के कारण सूर्य वर्ष में एक बार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा एक बार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या दोस्तों, सीधे चमकता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के विभिन्न भागों पर एक वर्ष के दौरान भिन्न भिन्न मात्रा में सूर्यातप की प्राप्ति होती है, जिससे पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुओं एवं दिन रात की अवधि में क्या दोस्तों, परिवर्तन होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है हमारा कि पृथ्वी के अक्ष के 23.5 डिग्री अंश झुके होने तथा पृथ्वी के सूर्य के चतुर्दिक परिक्रमण के कारण सूर्य वर्ष में एक बार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा एक बार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सीधे चमकता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के विभिन्न भागों पर एक वर्ष के दौरान भिन्न भिन्न मात्रा में सूर्यातप की प्राप्ति होती है, जिससे पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुओं एवं दिन रात की अवधि में क्या दोस्तों, परिवर्तन होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे जलवायु एवं जलवायु प्रदेश टॉपिक से 2012 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसकी तरफ। ठीक है, सारे प्रश्न दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 2012 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, टॉपिक चल रहा था जलवायु एवं जलवायु प्रदेश और सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों विश्व का भूगोल। ठीक है, देखें, कह रहा है कि सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि, फिर से देखें, कह रहा है कि सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, हमारे बाकी सेकंड पॉइंट जो दिया गया है यह हमारा गलत दिया गया है। फिर देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए यहां कि सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि पहला पॉइंट वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह पहला पॉइंट है, यानी कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। और तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया क्या, ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड हमारे सही पॉइंट दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। व्याख्या यहां ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए व्याख्या क्या कह रहा है दोस्तों, व्याख्या यहां देखेंगे, कह रहा है कि पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य से आने वाली लघु विकिरण तरंगों से क्या दोस्तों, गर्म नहीं होता है। क्या है, फिर देखें कि पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य से आने वाली लघु विकिरण तरंगों से गर्म नहीं होता है, अपितु पृथ्वी की सतह से परावर्तित दीर्घ विकिरण तरंगों द्वारा गर्म होता है। फिर देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य से आने वाली लघु विकिरण तरंगों से गर्म नहीं होता है, अपितु पृथ्वी की सतह से परावर्तित दीर्घ विकिरण तरंगों द्वारा क्या दोस्तों, गर्म होता है। ठीक है,
यही कारण है कि पृथ्वी का वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है तथा क्रमशः ऊपर की ओर तापमान में कमी होती जाती है। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य से आने वाली लघु विकिरण तरंगों से गर्म नहीं होता है, अपितु पृथ्वी की सतह से परावर्तित दीर्घ विकिरण तरंगों द्वारा क्या दोस्तों, गर्म होता है। यही कारण है कि पृथ्वी का वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है तथा क्रमशः ऊपर की ओर तापमान में कमी होती जाती है। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान में क्रमशः कमी होती जाती है। क्या है, वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान में क्रमशः कमी होती जाती है। यह कमी 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से होती है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। फिर देखिए, वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान में क्रमशः कमी होती जाती है। यह कमी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से होती है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखें कि वायुमंडल के निचले भागों में वायु की सघनता अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो वायु में प्रत्येक कण पर गुरुत्व बल अधिरोपित करती है, जिससे वायु की सघनता धरातल के समीप अधिक होती है एवं ऊपर की ओर जाने पर वायु में क्या दोस्तों, विरलता आने लगती है। अतः कथन 3 हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिए, वायुमंडल के निचले भागों में वायु की सघनता दोस्तों क्या होती है, अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो वायु में प्रत्येक कण पर गुरुत्व बल अधिरोपित करती है, जिससे वायु की सघनता धरातल के समीप अधिक होती है एवं ऊपर की ओर जाने पर वायु में विरलता आने लगती है। अतः कथन 3 हमारा बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। कह रहा है कथन 2 हमारा गलत है। कह रहा है कि वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा निचले भागों में अधिक होती है तथा ऊपरी वायुमंडलीय भाग में कम आर्द्रता पाई जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों हमारा कि कथन 2 गलत है। वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा निचले भागों में अधिक होती है तथा ऊपरी वायुमंडलीय भाग में कम आर्द्रता पाई जाती है। ठीक है, एक बार और प्रश्न को हम देख लेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक यहां देखें। कह रहा दोस्तों हमारा कि सामान्यतया पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि पहला देखें, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही पॉइंट दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2012 में पूछे गए अगले प्रश्न को हम देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहां क्या कह रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या कह रहा है दोस्तों यहां पे। चलिए देखें दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की क्या है दोस्तों, मुख्य विशेषता है। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। क्या है, फिर देखिए, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की क्या दोस्तों, मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की क्या है दोस्तों, मुख्य विशेषता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। ठीक है, फिर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा जो 16 जून 2024 को लगी हुई है, उसकी दृष्टि से हमारे सारे प्रश्न जो PYQ हम लोग हल करते चल रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि दोस्तों UPSC में प्रश्न नहीं लेकिन फैक्ट रिपीट करते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को जो लोग हम लोग हल करते चल रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, हम सब्जेक्ट देख रहे थे दोस्तों विश्व का भूगोल और टॉपिक चल रहा था दोस्तों जलवायु एवं जलवायु प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों चलिए दोस्तों देखेंगे जलवायु एवं जलवायु प्रदेश टॉपिक से 2011 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहे हैं। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे 2011 में जलवायु एवं जलवायु प्रदेश टॉपिक से जो हमारे पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ लानीना के कारण आई थी, लानीना अल नीनो से कैसे भिन्न है। फिर देखिए, यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ लानीना के कारण आई थी, लानीना
नीना दोस्तों एल नीनो से कैसे भिन्न है। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ला नीना हमारा विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से क्या दोस्तों चरित्रित होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि एल नीनो का भारत की दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना एल नीनो से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से क्या दोस्तों चरित्रित होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, एल नीनो कह रहा है एल नीनो का भारत की दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे, ना तो एक ही और ना ही दो। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखें यहां नीचे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा दोस्तों हमारा कि ला नीना एक शीतल क्या है दोस्तों जलधारा है। क्या है, देखें यहां कह रहा दोस्तों ला नीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति दोस्तों पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति दोस्तों पेरू के तट के समानांतर उत्तर से क्या है दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए, कह रहा दोस्तों कि ला नीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। फिर से देखें कि ला नीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति हमारी, यानी कि ला नीना दोस्तों एक कोल्ड करंट है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं एल नीनो हमारी क्या है, एक हॉट करंट है। ठीक है, एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति दोस्तों पेरू के तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, इस प्रवाह के कारण दोस्तों दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के तापक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। क्या है, इस प्रवाह के कारण दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के तापक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। कई बार इसका प्रभाव दोस्तों क्या है, संपूर्ण प्रशांत महासागरीय सतह पर क्या होता है दोस्तों हमारा दृष्टिगत होता है। ठीक है, ला नीना का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। क्या है, ला नीना का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। यह कभी भी दोस्तों हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है, किंतु इन दोनों का प्रभाव क्या होता है दोस्तों हमारा वैश्विक होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और हम देख लेंगे। कह रहा है कि ला नीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति दोस्तों पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर हमारी होती है। ठीक है, इस प्रवाह के कारण दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के तापक्रम में अभूतपूर्व दोस्तों वृद्धि होती है। कई बार इसका प्रभाव संपूर्ण प्रशांत महासागरीय सतह पर दृष्टिगत होता है। ला नीना का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र क्या है, कह रहा है ला नीना का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। यह कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है, किंतु इन दोनों का प्रभाव क्या होता है दोस्तों वैश्विक होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखें अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून क्या दोस्तों ज्यादा तीव्र होता है। वहीं एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखें, जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज्यादा तीव्र होता है। वहीं एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था, ना तो एक ही और ना ही दो, कोई भी पॉइंट हमारे सही नहीं दिए गए थे। ऑप्शन डी हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए 2011 में जलवायु एवं जलवायु प्रदेश से पूछे गए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, देखें, कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है, क्यों। फिर देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है, क्यों। तो पहला पॉइंट यहां कह रहा दोस्तों कि
उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड क्या है दोस्तों, कम है। क्या है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। और दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, कोरियालिस बल अधिक होता है। फिर देखिए, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है। क्यों, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में क्या है दोस्तों, हमारा भूखंड कम है। क्या है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक होता है। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए। उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं, तो केवल फर्स्ट पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, प्रश्न कह रहा था कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती हैं। क्यों, तो याद रखें कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों भूखंड हमारे कम है, जबकि दूसरा पॉइंट जो दिया गया है वह गलत दिया गया है। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल एक हम सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, व्याख्या देखेंगे इसकी क्या दिया गया है, यहाँ देखें ध्यानपूर्वक दोस्तों, व्याख्या इसकी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ, चलिए देखिए पहला पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक सशक्त व अस्थायी होती हैं। क्या है, कह रहा है दोस्तों ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक सशक्त व अस्थायी होती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा कम है तथा सागरीय विस्तार अधिक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक सशक्त व अस्थायी होती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा क्या है दोस्तों, कम है तथा सागरीय विस्तार हमारा अधिक है। ठीक है, कह रहा है कि न्यून स्थलखंड पछुआ पवनों के प्रवाह पथ में आने वाले, क्या है, देखें, न्यून स्थलखंड पछुआ पवनों के प्रवाह पथ में आने वाले अवरोधों में कमी लाता है, जिससे ये पवनें बिना किसी अवरोध के हजारों किलोमीटर तक अनवरत बहती हैं। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक सशक्त व क्या होती हैं दोस्तों, अस्थायी होती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा क्या है दोस्तों, कम है तथा सागरीय विस्तार अधिक है। न्यून स्थल खंड पछुआ पवनों के प्रवाह पथ में आने वाले अवरोधों में कमी लाता है, जिससे ये पवनें बिना किसी अवरोध के हजारों किलोमीटर तक अनवरत बहती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, एक बार और हम देख लेंगे, इसीलिए कथन एक हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया है। देखें यहाँ क्या कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक सशक्त व अस्थायी होती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंड उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दोस्तों कम है। ठीक है, तथा सागरीय विस्तार अधिक है। न्यूनतम स्थलखंड पछुआ पवनों के प्रवाह पथ में आने वाले अवरोधों में कमी लाता है, जिससे ये पवनें बिना किसी अवरोध के हजारों किलोमीटर तक अनवरत बहती रहती हैं। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कोरियालिस बल पृथ्वी की चपटी आकृति एवं इसके परिभ्रमण के कारण उत्पन्न होता है। क्या है, कह रहा है कि कोरियालिस बल पृथ्वी की चपटी आकृति एवं इसके परिभ्रमण के कारण उत्पन्न होती है। इसका मान ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम होता है। ठीक है, कोरियालिस बल का मान दोनों ही गोलार्धों में समान होता है। अतः कथन दो हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें, फिर से हम पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कोरियालिस बल पृथ्वी की चपटी आकृति एवं इसके परिभ्रमण के कारण क्या होता है दोस्तों, उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। कोरियालिस बल का मान दोनों ही गोलार्धों में क्या होता है दोस्तों, समान होता है। अतः कथन दो हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट हमारा सही था। ठीक है, प्रश्न को एक बार और देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ प्रश्न क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए, चलिए देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है, प्रश्न को देखेंगे एक बार और। चलिए देखिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा था कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती हैं। क्यों, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। और दूसरा पॉइंट कह रहा था कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें बिल्कुल सही दिया गया था कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड हमारे क्या है दोस्तों, कम है। ठीक है, कह रहा था कि उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं, तो हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था ऑप्शन ए, केवल एक। सेकेंड पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया था। ठीक है, व्याख्या हम लोगों ने देख लिया है। चलिए 2011 में जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है उसको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ क्या कह रहा है। चलिए देखिएगा दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न जो 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हम लोग टॉपिक देख रहे थे दोस्तों, जलवायु एवं जलवायु प्रदेश, और सब्जेक्ट चल रहा था विश्व का भूगोल। ठीक है, देखें यहाँ क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट देखें,
तीसरा प्रश्न जो कह रहा है दोस्तों समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों हमारा कि समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है। फिर देखिए, कह रहा दोस्तों कि समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है। तो पहला पॉइंट जो दोस्तों कह रहा है वह कह रहा है कि समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। और जो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, और प्रश्न को एक बार फिर हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों कि समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है। ठीक है, फिर देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती हैं। तो दोनों ही पॉइंट हमारे कह रहा है कि इस संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन इसका या इसके उपयुक्त स्पष्टीकरण है। तो दोनों ही पॉइंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें यहां क्या कह रहा है, व्याख्या देखेंगे। कह रहा है कि समताप मंडल की औसत ऊंचाई दोस्तों 50 किलोमीटर मानी गई है। क्या है, कह रहा है समताप मंडल की औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर मानी गई है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को क्या है दोस्तों, स्ट्रेटोपाज कहते हैं। फिर से देखें कि समताप मंडल की औसत ऊंचाई दोस्तों 50 किलोमीटर मानी गई है और समताप मंडल की ऊपरी सीमा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रेटोपाज कहते हैं। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि स्थिर तथा शुष्क पवन, मंद पवन संचार, बादलों का प्राय अभाव, ओजोन के सांद्रण आदि के कारण इस मंडल में मौसम की घटनाएं कम ही घटित होती हैं। ठीक है, फिर से हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि समताप मंडल की औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर मानी गई है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को दोस्तों स्ट्रेटोपाज कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि स्थिर दशा, शुष्क पवन, मंद पवन संचार, बादलों का प्राय अभाव, ओजोन के क्या है दोस्तों, सांद्रण आदि के कारण इस मंडल में मौसम की घटनाएं कम ही घटित होती हैं। कभी कभी निचले समताप मंडल में दोस्तों सीरस बादल, जिन्हें हम क्या है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड कहते हैं, दिखाई पड़ जाते हैं। क्या है, कभी कभी निचले समताप मंडल में सीरस बादल, जिन्हें हम मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड कहते हैं, दिखाई पड़ जाते हैं। कह रहा है कि समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनों का अभाव होता है। अतः कथन 1 तथा 2 दोनों हमारे सत्य हैं। ठीक है, नोट क्या कह रहा है कि ओजोन गैस का विस्तार सामान्यतः 15 से 35 किलोमीटर में पाया जाता है, जो समताप मंडल में ही अवस्थित है। यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर जीवन रक्षक का कार्य करती है। ठीक है, एक बार और व्याख्या इंपॉर्टेंट है, हम देख लेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। कह रहा है हमारा कि समताप मंडल की औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि समताप मंडल की औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर मानी गई है और समताप मंडल की ऊपरी सीमा को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपाज। ठीक है, कह रहा है हमारा कि स्थिर दशा, फिर कह रहा है दोस्तों शुष्क पवन, फिर कह रहा है दोस्तों मंद पवन संचार, बादलों का प्राय अभाव, ओजोन के सांद्रण आदि के कारण इस मंडल में मौसम की घटनाएं कम ही घटित होती हैं। ठीक है, कभी कभी निचले समताप मंडल में सीरस बादल, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड कहते हैं, दिखाई पड़ जाते हैं। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनों का अभाव होता है। अतः कथन 1 तथा 2 दोनों हमारे सत्य हैं। ठीक है, नोट देखें क्या कह रहा है कि ओजोन गैस का विस्तार सामान्यतः 15 से 35 किलोमीटर में पाया जाता है, जो समताप मंडल में ही अवस्थित है। यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर जीवन रक्षक का कार्य करती है। प्रश्न हम देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा था हमारा, यहाँ देखें प्रश्न क्या पूछा गया था। 2011 में जो हमारा तीसरा प्रश्न पूछा गया था वह है दोस्तों, टॉपिक चल रहा था हमारा जलवायु एवं जलवायु प्रदेश, सब्जेक्ट देख रहे थे विश्व का भूगोल। ठीक है, चलिए देखेंगे 2011 में पूछे गए प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, यहाँ देखें तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है, कह रहा है कि समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प क्या होते दोस्तों, हमारे नहीं होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। और दूसरा पॉइंट कि समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वह है दोस्तों हमारा समुद्र विज्ञान। ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों विश्व का भूगोल। 2022 में जो इस टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, समुद्र विज्ञान टॉपिक से। ठीक है, चलिए देखें
पहला जो हमारा प्रश्न पूछा गया है वह कह रहा है दोस्तों क्या कि अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से क्या है दोस्तों संगत है। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है कि अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से क्या है किस क्षेत्र से संगत है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। क्या है? पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर से हम देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक यहां देखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों मार्क करेंगे, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। क्या है? पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। ठीक है, चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इसकी हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा व्याख्या इसकी क्या दी गई है। ठीक है, चलिए देखें यहां पे, चलिए व्याख्या देखिए ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है। देखिए यहां पे कह रहा दोस्तों लिवेंट हमारा भूमध्य सागर का क्या है दोस्तों, पूर्वी तट है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा दोस्तों लिवेंट हमारा भूमध्य सागर का पूर्वी तट है जो लगभग 800 किलोमीटर लंबा और लगभग 150 किलोमीटर क्या है दोस्तों चौड़ा है। ठीक है, यह पश्चिम में भूमध्य सागर और पूर्व में अरबो सीरियाई रेगिस्तान के बीच में फैला हुआ है, जो उत्तर में दोस्तों क्या है ओरोंटिस नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में स्थमस ऑफ सुएज तक फैला हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसीलिए हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था विकल्प ए। फिर से देखिए, कह रहा है कि लिवेंट हमारा भूमध्य सागर का दोस्तों पूर्वी तट है जो लगभग 800 किलोमीटर लंबा और लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, यह पश्चिम में दोस्तों भूमध्य सागर और पूर्व में क्या है हमारा अरबो सीरियाई रेगिस्तान के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, जो उत्तर में दोस्तों ओरोंटिस नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में स्थमस ऑफ सुएज तक फैला हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसीलिए हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था विकल्प ए। प्रश्न कह रहा था कि अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है। तो याद रखें ऑप्शन ए पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया था। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए हमारा समुद्र विज्ञान से पूछा गया 2021 में जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा समुद्र विज्ञान और सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों विश्व का भूगोल। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। समुद्र विज्ञान टॉपिक से 2021 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे। चलिए, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैश्विक सागर आयोग, जिसे हम लोग दोस्तों ग्लोबल ओशन कमीशन भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र सन स्तरीय यानी कि सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र सन स्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों कि दुर्लभ मृदा खनिज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों रेयर अर्थ मिनरल, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अतः स्थल पर क्या है दोस्तों हमारा उपलब्ध है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, फिर से हम प्रश्न को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा वैश्विक सागर आयोग यानी कि ग्लोबल ओशन कमीशन अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र सन स्तरीय यानी कि सीबेड खोज और खनन के लिए क्या दोस्तों लाइसेंस प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट देखें कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र सन स्तरीय खनिज की खोज के लिए क्या दोस्तों लाइसेंस प्राप्त किया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें दुर्लभ मृदा खनिज, जिसे हम लोग क्या दोस्तों रेयर अर्थ मिनरल कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधः स्थल पर क्या है दोस्तों उपलब्ध है। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन बी, केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट सही दिए गए हैं, पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखें इसकी व्याख्या, कह रहा है दोस्तों हमारा यहां ध्यानपूर्वक देखें। चलिए देखिए, कह रहा है हमारा कि वैश्विक सागर आयोग 2013 से 2016 के बीच समुद्री तंत्र के क्षरण को संबोधित करने, इसके लिए जागरूकता बढ़ाने और इसकी उत्पादकता को बहाल करने में मदद करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय क्या दोस्तों पहल थी। ठीक है, फिर से देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि वैश्विक सागर आयोग 2013 से 2016 के बीच समुद्री तंत्र के क्षरण को संबोधित करने, इसके लिए जागरूकता बढ़ाने और इसकी उत्पादकता को बहाल करने में मदद करने के लिए क्या एक अंतरराष्ट्रीय थी क्या दोस्तों हमारी पहल। ठीक है,
जबकि समुद्र सन स्तरीय सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करने का कार्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है दोस्तों, यहां से देखें कि जबकि समुद्र सन स्तरीय यानी कि सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करने का कार्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है दोस्तों, एक निकाय है जिसे अंतरराष्ट्रीय जल के अंतर्गत महासागरों में पाए जाने वाले निर्जीव संसाधनों के संबंध में अन्वेषण व दोहन आदि कार्यों को विनियमित करने के लिए क्या दोस्तों स्थापित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखें क्या कह रहा है कि वैश्विक सागर आयोग 2013 से 2016 के बीच समुद्री तंत्र के क्षरण को संबोधित करने, इसके लिए जागरूकता बढ़ाने और इसकी उत्पादकता को बहाल करने में मदद करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय क्या थी दोस्तों, पहल थी। ठीक है, फिर देखें जबकि समुद्र सन स्तरीय सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करने का कार्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है जिसे अंतरराष्ट्रीय जल के अंतर्गत महासागरों में पाए जाने वाले निर्जीव संसाधनों के संबंध में अन्वेषण व दोहन आदि कार्यों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखें क्या कह रहा है, आगे के पॉइंट देखेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा कि विदित हो कि केंद्रीय भारतीय महासागरीय बेसिन यानी कि सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन। ठीक है, फिर देखें विदित हो कि केंद्रीय भारतीय महासागरीय बेसिन यानी कि सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन, जिसे हम लोग CIOB के समुद्र तट में पॉलीमेटेलिक ग्रंथियों यानी कि पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल्स का पता लगाने संबंधी भारत के विशेषाधिकार को वर्ष 2017 में 5 साल के लिए क्या दोस्तों बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में दुर्लभ मृदा खनिज समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध होते हैं। दुर्लभ मृदा खनिज में दोस्तों प्रमुख धातु घटकों के रूप में एक या अधिक दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह क्रस्ट में पाए जाते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व अपने नाम के विपरीत पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनके प्रसंस्करण की प्रक्रिया क्या है दोस्तों, बहुत ही जटिल है। अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिए विदित हो कि केंद्रीय भारतीय महासागरीय बेसिन यानी कि सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन, ठीक है, कह रहा है कि समुद्र तट में पॉलीमेटेलिक ग्रंथियों यानी कि पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल्स का पता लगाने संबंधी भारत के विशेषाधिकार को वर्ष 2017 में 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में दुर्लभ मृदा खनिज समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध होते हैं। दुर्लभ मृदा खनिज में प्रमुख धातु घटकों के रूप में एक या अधिक दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी कि क्रस्ट में पाए जाते हैं और दुर्लभ मृदा तत्व अपने नाम के विपरीत पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनके प्रसंस्करण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। इसीलिए हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था दोस्तों, क्या वह है दोस्तों, हम लोगों ने मार्क किया था विकल्प बी। ठीक है, प्रश्न एक बार और हम देख लेंगे यहां क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा था कि वैश्विक सागर आयोग यानी कि ग्लोबल ओशन कमीशन हमारा अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र सन स्तरीय सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, कौन लाइसेंस प्रदान करता है, वह दोस्तों हमारा प्रदान करता है अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण, जिसे हम लोग इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी कहते हैं, ना कि वैश्विक सागर आयोग। इसीलिए हमारा यह पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट देखें कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र सन स्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस हमारा प्राप्त किया है। यह हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि दुर्लभ मृदा खनिज, जिसे हम लोग रेयर अर्थ मिनरल भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में क्या है, समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध है। तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। सेकंड आंसर हम लोगों ने बिल्कुल सही मार्क किया था, ऑप्शन बी। केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा जो समुद्र विज्ञान टॉपिक से पूछा गया 2020 में प्रश्न है, उसको हम देखेंगे। यहां ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए देखिए, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों यहां पे महासागर औसत तापमान यानी कि ओशियन मीन टेम्परेचर की यहां बात कर रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए देखें, कह रहा है कि महासागर औसत तापमान यानी कि ओशियन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहां कह रहा है दोस्तों कि ओशियन मीन टेम्परेचर को 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। फिर से देखिए क्या कह रहा है, महासागर औसत तापमान यानी कि दोस्तों हमारा ओशियन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ओशियन मीन टेम्परेचर को 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर क्या है दोस्तों, होती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से
से एक बार देख लें। कह रहा है हमारा कि ओशियन मीन टेम्परेचर को 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में क्या है 129 मीटर पर होती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट जो इस संदर्भ में दिया गया है महासागर औसत तापमान के संदर्भ में, उसको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट जो दे रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें यहाँ दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है ओशियन मीन टेम्परेचर से संबंधित। कह रहा है दोस्तों ध्यानपूर्वक कि ओशियन मीन टेम्परेचर जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। तो यह पॉइंट कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, केवल सेकेंड पॉइंट हमारा सही दिया गया है। बाकी फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने अभी देखा वह क्या है दोस्तों, हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दूसरे पॉइंट को एक बार और पढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे। कह रहा है हमारा कि ओशियन मीन टेम्परेचर जिसे हम लोग क्या कहेंगे महासागर औसत तापमान। ठीक है, ओशियन मीन टेम्परेचर के बारे में यहां दिया गया है। कह रहा है कि जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, ठीक है, और उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से क्या कम होगी या अधिक। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, केवल सेकंड। ठीक है, चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या हम देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, जिसे हम लोग क्या दोस्तों IITM भी कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के अनुसार महासागर सतह तापमान, ठीक है, महासागर के ऊपरी सतह के कुछ मिलीमीटर तक सीमित है, जो तेज हवाओं, वाष्पीकरण या घने बादलों से क्या है दोस्तों प्रभावित है। फिर देखिए कि भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के अनुसार महासागर सतह तापमान महासागर के ऊपरी सतह के कुछ मिलीमीटर तक सीमित है, जो तेज हवा और वाष्पीकरण या घने बादलों से क्या है दोस्तों प्रभावित है। ठीक है, इसके विपरीत महासागर औसत तापमान, जिसे हम ओशियन मीन टेम्परेचर कहते हैं, वह 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है। ठीक है, क्या है, जो जनवरी मार्च के दौरान दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में 50 से 100 सेंटीमीटर की गहराई में होती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि शोधकर्ताओं ने 1993 से 2017 तक 25 वर्षीय क्या है दोस्तों OMT डाटा, यानी कि दोस्तों ओशियन मीन टेम्परेचर डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि ओशियन मीन टेम्परेचर जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है दोस्तों, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, वह हमारा SST से ज़्यादा प्रभावशाली है। कह रहा है हमारा क्या कि ओशियन मीन टेम्परेचर, ठीक है, का आकलन यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। ठीक है, फिर देखिए एक बार और देख लेंगे कि भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के अनुसार महासागर सतह तापमान, जिसे हम लोग क्या SST भी कहते हैं, महासागर के ऊपरी सतह के कुछ मिलीमीटर तक सीमित है, जो तेज हवाओं, वाष्पीकरण या घने बादलों से क्या है दोस्तों प्रभावित है। ठीक है, इसके विपरीत महासागर औसत तापमान, जिसे हम ओशियन मीन टेम्परेचर कहते हैं, 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च के दौरान दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में 50 से 100 सेंटीमीटर की गहराई में होती है। ठीक है, शोधकर्ताओं ने 1993 से 2017 तक 25 वर्षीय क्या है दोस्तों हमारा ओशियन मीन टेम्परेचर डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि ओशियन मीन टेम्परेचर जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, वह SST यानी कि महासागर सतह तापमान से ज़्यादा प्रभावशाली है। और ओशियन मीन टेम्परेचर, जिसे हम लोग महासागर औसत तापमान भी कहते हैं, इसका आकलन या निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से क्या दोस्तों कम होगी या अधिक। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों समुद्र विज्ञान टॉपिक से जो पूछा गया 2015 में हमारा प्रश्न है, उसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक यहां देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि विश्वतीय प्रतिधाराओं, यहां क्या कह रहा है, कह रहा है कि विश्वतीय प्रतिधाराओं यानी कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रभाव की क्या है हमारा व्याख्या किससे होती है। फिर देखिए प्रश्न पढ़ेंगे, विश्वतीय प्रतिधाराओं यानी कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, दो विश्वतीय धाराओं का अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों हमारा कि विश्वतीय प्रतिधाराओं यानी कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रभाव की व्याख्या किससे होती है। तो वह है हमारा दो विश्वतीय धाराओं का अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस। ठीक है, फिर से देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा कि विश्वतीय प्रतिधाराओं यानी कि इक्वेटोरियल काउंटर
इंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, दो विश्वतीय धाराओं का अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। व्याख्या देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों कि प्रति विषुवत रेखीय धारा विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। यह धारा स्पष्ट रूप से अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर में देखी जाती है। हिंद महासागर में प्रति विषुवतीय धारा पश्चिम में जंजीबार द्वीप के निकट आरंभ होकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर कह रहा है प्रति विषुवत रेखीय धारा विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। यह धारा स्पष्ट रूप से अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर में देखी जाती है। हिंद महासागर में दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रति विषुवतीय धारा पश्चिम में जंजीबार द्वीप के निकट आरंभ होकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि वास्तव में महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। इससे क्षतिपूर्ति के रूप में प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। वास्तव में महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। इससे क्षतिपूर्ति के रूप में प्रति विषुवतीय धारा क्या दोस्तों प्रवाहित होने लगती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। सारे पॉइंट हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें, क्योंकि दोस्तों 16 जून 2024 को जो हमारी आगामी परीक्षा लगी हुई है उसकी दृष्टि से ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चले। चलिए दोस्तों देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा समुद्र विज्ञान और सब्जेक्ट देख रहे थे दोस्तों हम, वह है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए दोस्तों देखेंगे 2015 में जो हमारा समुद्र विज्ञान टॉपिक से पूछा गया दूसरा प्रश्न है उसको हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके या किनके कारण होता है या होते हैं। फिर देखिए कह रहा है हमारा दोस्तों कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके या किनके कारण होते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए इसके कारण हम देखते हैं। चलिए देखिए पहला हमारा पॉइंट जो कह रहा है वह कह रहा है सूर्य का गुरुत्वीय बल, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल। तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों पृथ्वी का हमारा अपकेंद्रीय बल, यानी कि क्या है दोस्तों हमारा, ध्यानपूर्वक यहाँ फिर से प्रश्न पढ़ेंगे कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके या किनके कारण होता है या होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है दोस्तों सूर्य का गुरुत्वीय बल, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है हमारा चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ठीक है। कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। और प्रश्न हमारा कह रहा था कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके या किनके कारण होते हैं या होता है या होते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि सूर्य का गुरुत्वीय बल, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, यह भी सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी 1, 2 और 3, तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक यहां इसकी व्याख्या हम देख लेंगे। चलिए व्याख्या देखें यहाँ ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को क्या दोस्तों हम ज्वार भाटा कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक देखें यहाँ, कह रहा है हमारा कि सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को क्या दोस्तों ज्वार भाटा कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, देखें कह रहा है क्या, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे तट की ओर बढ़ने में को हम लोग क्या दोस्तों ज्वार तथा उस समय निर्मित उच्च जलतल को उच्च ज्वार हाई टाइड एवं सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर लौटने को भाटा यानी कि इब तथा उससे निर्मित निम्न जलतल को हम निम्न ज्वार कहते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट को हम फिर से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि सागरीय जल के यहाँ देखें सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे तट की ओर बढ़ने को ज्वार तथा उस समय निर्मित उच्च जल
तल को उच्च ज्वार हाई टाइड एवं सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर लौटने को भाटा इब तथा उससे निर्मित निम्न जल तल को हम लोग निम्न ज्वार कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें, सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे तट की ओर बढ़ने को ज्वार तथा उस समय निर्मित उच्च जल तल को उच्च ज्वार हाई टाइड एवं सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर लौटने को भाटा इब तथा उससे निर्मित निम्न जल तल को निम्न ज्वार कहते हैं। यहाँ देखें, सागरीय जल की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारण है, यहाँ देखें, चंद्रमा का आकर्षण। ठीक है, पहला कह रहा है कि चंद्रमा के सामने स्थित सागरीय भाग के जल पर आकर्षण बल लगता है, परिणाम स्वरूप चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल आकर्षित होता है, जिस कारण ज्वार अनुभव किया जाता है। क्या है, चंद्रमा के सामने स्थित सागरीय भाग के जल पर आकर्षण बल लगता है, परिणाम स्वरूप चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल आकर्षित होता है, जिस कारण ज्वार अनुभव किया जाता है। दूसरा देखें, सूर्य का आकर्षण, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो दोनों की आकर्षण शक्ति मिलकर एक साथ कार्य करती है तथा उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति पूर्णमासी तथा अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण पर होते हैं तो सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, कह रहा दोस्तों पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, यह कह रहा है क्या, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से सागरीय जल पृथ्वी केंद्र से दूर गमन करता है, जिससे ज्वार की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नांकित तीनों ही कारण हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है हमारा कि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से सागरीय जल पृथ्वी केंद्र से क्या दूर गमन करता है, जिससे क्या दोस्तों ज्वार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नांक के तीनों ही कारण हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा था एक बार और देखेंगे, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न हमारा कह रहा था दोस्तों कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके या किनके कारण होता या होते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा था हमारा कि सूर्य का गुरुत्वीय बल, दूसरा कह रहा था चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और तीसरा पॉइंट कह रहा था पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल सही मार्क किया था। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ध्यानपूर्वक और लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको लगातार कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।